हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे एवं खुशहाल होंगे। आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की यूनिट नंबर 3 को, जिसमें हम समझेंगे कि द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 2 यानी प्रोटीन्स एंड फैट्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं एक्चुअली कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, इन यूनिट 2 वी लर्न सम एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू टू कैटेगरीज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी हम इससे पहले वाली यूनिट में हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट के वाटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर के बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स एंड फैट के बारे में। तो कहता है ये यूनिट, दिस यूनिट विल कवर अनदर टू कैटेगरीज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। आइए, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही प्रोटीन एंड फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी प्रोटीन्स और जो फैट हैं हमारे पास में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब आप समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली कहते किसे हैं। देखिए, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं प्रोटीन के फॉर्मूले पर कि प्रोटीन का फॉर्मूला क्या है। RCH इन ब्रैकेट NH2COOH। इसमें जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करी गई है उस पर नजर डालते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जिस फॉर्मूले के अंदर में सी आ जाए। देखो यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है आपको, सी दिखाई दे रहा है, यानी जिस भी कंपाउंड के अंदर में कार्बन कंपाउंड हो, सी मतलब कार्बन, अगर कार्बन कंपाउंड हो तो उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। बात आपको समझ में आ गई। जैसे मैं कहूं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं, तो उसके फॉर्मूले के अंदर में सी होना चाहिए यानी कार्बन होना चाहिए, तभी हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे नजर डालते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन, यानी प्रोटीन किसे कहते हैं। प्रोटीन लाइक कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो देखो मैंने अभी आपको समझाया है, बट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स। कहने का मतलब है भले ही जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, परंतु इसके अपने अलग फीचर्स हैं, उसके अपने अलग फीचर्स हैं। कैसे? बिसाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब जैसे हमें याद होगा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या था, सी इन ब्रैकेट H2O ब्रैकेट के बाहर N। तो ये कहता है कि भले ही इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैं, किसके अंदर में, प्रोटीन के अंदर में, परंतु फिर भी इससे डिफर करता है, अलग करता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो है कंटेन क्या रखता है, एक अलग से एक वो रखता है अपने पास में एलिमेंट। ये एलिमेंट रखता है कौन सा, नाइट्रोजन। देखिए फॉर्मूले को देखते हैं, ये रहा नाइट्रोजन N, जबकि कार्बोहाइड्रेट में N नहीं होता है, यानी नाइट्रोजन नहीं होती है। तो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर नाइट्रोजन कंटेनिंग यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड्स। यानी अमीनो एसिड्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे हम प्रोटीन का जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड एक्चुअली। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स से मिलके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब साथ साथ मैं आपको बताते चलता हूं कि कितने अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बन सकता है, यानी मिनिमम कितने प्रोटीन हमें चाहिए होते हैं, ये अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं एक प्रोटीन बनाने के लिए। तो हमारे पास 3 अमीनो एसिड्स होने जरूरी है, यानी 3 अमीनो एसिड्स होंगे तो हम एक प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे नजर डालते हैं। अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंट एंड लिंक टुगेदर इन चेन बाय लिंकेज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। कहने का मतलब है जो एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड आपस में जुड़ता है एक बॉन्डिंग से, एक केमिकल बॉन्डिंग से, तो उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आ गया दोस्तों। आइए आगे नजर डालते हैं। सेवरल हंड्रेड और इवन थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर स्ट्रंग टुगेदर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड कोइल्स टू फॉर्म प्रोटीन्स। कहने का मतलब है हमारे पास में दुनिया भर के क्या हैं, अमीनो एसिड्स हैं जो कि
प्रोटीन बनाते हैं। अब आपको एक मैं दूसरी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। करीब करीब 300 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं खाने के अंदर में, और अपने इसमें यूनिवर्स में कह दूं, या फिर कह दूं कि जैसे एनिमल फूड्स हो गए और अपना प्लांट फूड्स हो गए, सबको मिला के करीब करीब 300 के आसपास में अमीनो एसिड्स होते हैं। परंतु उसमें से 22 अमीनो एसिड्स ही ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। यू मे बी अमेजिंग टू नो दैट these proteins are built up of just 22 अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे पास में प्रोटीन बना सकते हैं। बाकी सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो सब प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। फूड हैज एन ऑलमोस्ट एंडलेस वैरायटी ऑफ प्रोटीन एंड नो टू प्रोटीन्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। देखिए, जैसे एक आदमी का फेस दूसरे आदमी से नहीं मिलता, सेम एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से आपस में नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे नजर डालते। Those which cannot be manufactured by body must be supplied by diet. These amino acids are called essential. कहने का मतलब है इसेंशियल कुछ होते हैं हमारे पास में इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। यानी इसेंशियल अमीनो एसिड्स किसको बोलते हैं? जो हमारी बॉडी, देखिए हमारी बॉडी क्या करती है, हर समय एक प्रोसेस चलती रहती है हमारी बॉडी में, फिनोमिना। तो हमारी बॉडी खुद बे खुद भी अमीनो एसिड्स का निर्माण करती है, और कुछ अमीनो एसिड्स हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, है ना, तो उन अमीनो एसिड्स को बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है उनको बोलते हैं हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। आइए एक नजर डालते हैं। दोज विच कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉडी मस्ट बी सप्लाइड बाय डाइट। यानी डाइट यानी खाने से जो अमीनो एसिड्स हमें लेना है उसको हम बोलेंगे इसेंशियल। यानी वो हमारी बॉडी के पास पहले से नहीं है, इसलिए हमें उन अमीनो एसिड्स की जरूरत है, तो हम उनको बोलेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और द अमीनो एसिड्स विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉडी, यानी जो बॉडी के अंदर खुद बन जाते हैं, तो उनको हम बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम उनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। बात आ गई समझ में दोस्तों? वी मस्ट रिमेंबर दैट फॉर द सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन्स बोथ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ऐसे मत समझना कि जो हमने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है कि इसको हम ज्यादा चाहिए, इसको हमें चाहिए नहीं। एक्चुअली चाहिए नहीं की बात नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, उनको हमने बोल दिया है नॉन इसेंशियल, यानी वो हमारे पास ऑलरेडी हैं, और जो हमें बाहर से चाहिए उनको हम इसेंशियल बोलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि इनकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। आइए देखिए, प्रोटीन लिखा हुआ है PROTEINS, प्रोटीन्स। देखिए अमीनो एसिड, जैसे मैंने आपको बताया, एक अमीनो एसिड देखो, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, सही है। तो ये जो आपस में एक दूसरे से ये जो बॉन्डिंग है, एक दूसरे से अटैच हो रखे हैं, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। यानी एक अमीनो एसिड्स को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ने वाली जो बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। आइए दोस्तों बात करते हैं अब हम इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की। आप टेबल देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये टेबल को आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो भी है करो, बट ये हमें याद करना पड़ेगा। एक्चुअली ये हमारे पास में हो जाते हैं सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब ये हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, खाने के माध्यम से हमें लेने पड़ेंगे, और ये बॉडी हमारी खुद ब खुद अपने आप बना लेती है शरीर के अंदर, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट फूड्स। देखिए, जो प्रोटीन्स होता है वो हमारे पास में दोनों तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, एनिमल फूड से और अपना प्लांट फूड से। ठीक है दोस्तों, एनिमल फूड में क्या हो जाता है, देखो दूध हो गया, ये एनिमल फूड में आ जाता है, अंडे हो गए, ये एनिमल फूड में आ जाता है, खुद उनका अपना मांस हो गया, मतलब उनको काट पीट के हम खा लेते हैं, वो सब एनिमल फूड के अंदर ही आता है। प्लांट फूड में क्या हो गया, जैसे आपका कुछ भी हो गया खाने का आइटम जो वेजिटेरियन लोग खाते हैं, यानी शाकाहारी लोग जो भी कुछ खाते हो प्लांट फूड्स में आता है। जैसे अपना अनाज हो गया, गेहूं, दाल, चावल, दलिया, कुछ भी आप ले लो। एक्चुअली दलिया क्या हो गया, दलिया एक्चुअली प्लांट फूड में नहीं हुआ, दलिया एक है, ये है मिक्सचर है एनिमल फूड का एंड प्लांट फूड का। क्योंकि एनिमल फूड में क्या हो गया, हमारे पास में दूध ले लिया, और प्लांट फूड से हमने गेहूं ले लिया, तो जो दलिया बना वो एक्चुअली क्या बना हमारे पास में,
बहुत हाई रिच प्रोटीन प्रोडक्ट बनाए। यानी अगर कोई सोचता है कि दलिया खाने वाला जो है के पास प्रोटीन कम है मात्रा में, एक्चुअली उसके पास सबसे ज्यादा है, जो कि हम ब्लॉक में आगे समझेंगे। आइए फिर नजर डालते हैं। द प्रोटीन इन एनिमल फूड्स आर गुड क्वालिटी ऑफ बिकॉज, ठीक है, अब मेरी बात समझ रहे हो। द प्रोटीन इन एनिमल फूड, यानी एनिमल फूड के अंदर में प्रोटीन गुड क्वालिटी के अंदर पाया जाता है। बात समझ रहे हैं आप? बिकॉज दे कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी इसेंशियल अमीनो एसिड्स सारे उसके अंदर में होते हैं इन रिक्वायर्ड अमाउंट एंड प्रोपोर्शन, यानी जितनी मात्रा में चाहिए और जितना सामान चाहिए उतना हमारे पास में वहां से हमें प्राप्त हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो प्रोटीन्स इन प्लांट फूड जनरली लैक 1 और 2 इसेंशियल अमीनो एसिड्स। कहने का मतलब है, यानी हम जैसे प्लांट का जो अपना फूड लेते हैं, जैसे मान लो गेहूं की रोटी हमने खाई, तो उसके अंदर में क्या है, एक इसेंशियल अमीनो एसिड होगा, दूसरा अमीनो एसिड नहीं होगा। बात समझ रहे हो? कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ इस तरह से होता है। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोटीन्स इन प्लांट्स फूड जनरली लेक 1 और 2 इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, यानी एक या दो अमीनो एसिड्स का कमी होगा। देयरफॉर आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, यानी इनको हम गुड क्वालिटी में प्रोडक्ट नहीं कह सकते प्रोटीन के मकसद के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। सीरियल्स आर पुअर इन लाइसिन, मतलब कहने का है एंड रिच इन मेथायोनिन। देखिए इनको याद रखिएगा, लाइसिन एंड मेथायोनिन। देखिए यहाँ पे हम नजर डालते हैं, लाइसिन एरा एंड मेथायोनिन एरा। तो इसमें क्या है, एक तो प्रोडक्ट है एक नहीं है, तो ऐसा है इसमें, यानी दोनों एक साथ नहीं होते हैं। किसमें? प्लांट फूड के अंदर में। ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ देखें तो पल्सेस, दाल को देखें तो हमारे पास में पुअर इन मेथायोनिन, ये पुअर है इन मेथायोनिन में एंड रिच इन लाइसिन। यहाँ पे ये नहीं था, पुअर लाइसिन था और ये रिच इन मेथायोनिन था। कहने का मतलब है किसी में कुछ सामान है किसी में कुछ नहीं है। तो अब आप समझना, अगर मैं, देखो ये तो हो गई आपकी रोटी, सीरियल्स हो गए ना, अनाज वगैरह हो गए, तो हो गई आपकी रोटी, और ये हो गई आपकी दाल। अगर मान लो आप दाल से रोटी खाते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो कितना तगड़ा बनेगा। जो इसमें कम है वो इसमें ज्यादा है, जो इसमें ज्यादा वो इसमें कम है। तो दाल से रोटी खाने वाले आदमी के पास में प्रोटीन की कमी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, वो आदमी बिल्कुल हेल्दी होगा एकदम। तो हम सोचते हैं ना कि यार कि खाली रोटी रोटी खाने से आदमी तगड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रॉपर आपको डाइट लेना पड़ेगा। आप यहाँ एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि कोई चीज किसी के अंदर ज्यादा होती है, कोई चीज किसी के अंदर कम होती है। When cereals are combined with pulses in same meal, then quantity of protein improves। देखो बिल्कुल इसने क्लियर समझाया कि अगर आप दोनों को मिलाकर खा लेते हैं तो आपकी जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है, क्वांटिटी इंप्रूव हो जाती है एक्चुअली, है ना। जैसे सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन एज डोसा, देखो अगर आप डोसा खाते हैं तो उसके अंदर में क्या है, राइस है यानी चावल है और उड़द की दाल है। तो दोनों को मिक्सचर करने से सारे प्रोटीन्स हमें इजीली मिल सकते हैं। दाल रोटी हो गई, देखो बिल्कुल दाल रोटी, जैसे मैंने बोला साधारण भाषा में कि आप दाल के साथ रोटी खा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। राइस दाल हो गई, चावल दाल हो गई, है ना। दलिया हो गया, एक्चुअली दलिया में क्या है, मिल्क है एंड व्हीट है। तो ये हो गया ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। राइस फिश हो गया, यानी जो नॉन वेजिटेरियन आदमी है वो आराम से क्या है, मछली के साथ में चावल खा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन करके खाते हैं तो आप अच्छा मात्रा में प्रोटीन गेन कर सकते हैं। आइए आगे नजर डालते हैं। फूड सोर्सेस, कहने का मतलब है एक्चुअली ये हमें मिलता कहां से है। हेयर इज द लिस्ट सम ऑफ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के जितने सोर्सेस हैं वो सारे हमें यहां से दिखेंगे। द लिस्ट ऑफ वास्ट एंड इंक्लूड्स मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, लाइक कर्ड दही हो गया, खोया हो गया, पनीर हो गया, है ना। फ्लैश फूड्स जैसे मीट हो गया, फिश, पोर्क, ये सारी चीजें जो हैं, एग्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स,
ये जो है ये हमारे पास में क्या होता है, प्रोटीन का एक्चुअली सोर्स है, जहां से हम प्रोटीन आसानी से ले सकते हैं। तो ये सब आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। प्रोटीन रिच फूड्स, ये एक टेबल है। देखो दोस्तों, ये टेबल को एक्चुअली आपको अच्छे से रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई किसके अंदर में प्रोटीन रिच फूड अपने पास फूड्स हैं, कि भाई किसके अंदर में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस टेबल को आपने पक्का याद रखना है। अब देखो, सबसे सस्ता है, जैसे मान लीजिए कोई नॉन वेज खाना चाहता है, या कह दो कि भाई उसके पास पैसे की कमी है, तो देखो अंडा सबसे सस्ता मिलेगा उसको, है ना। और देखो कितना मिलेगा उसको, 13.43। ये क्या है, अगर आप 100 ग्राम सामान खाते हो, इसका एक्चुअली टेबल को आप समझो। अगर आप 100 ग्राम सामान खाते हो तो आपको इतने ग्राम वो मिलेगा, क्या, प्रोटीन। ये है इसमें क्लियर क्लियर। तो अगर मान लो आपने 100 ग्राम खोया खाया, देखो आप समझो, 100 ग्राम आपने खोया खाया तो आपको मिला 16.34 ग्राम प्रोटीन मिला। वहीं आपने एक अंडा खाया तो आपको मिला 13.43। तो अंडा कै रुपए का आ गया, मान लो 100 ग्राम अंडे आपके कितने रुपए के आ गए, थोड़ा सा 10-20-30 रुपए के आ जाएंगे। पर क्या खोया आपको 100 ग्राम मिलेगा 10 रुपए 20 रुपए में? नहीं मिलेगा, ये महंगा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत महंगा सामान खाते हैं तभी हमें प्रोटीन मिल सकता है। आप अपने बजट के हिसाब से भी अपनी डाइट सेट कर सकते हैं। सिर्फ हमारा मकसद है कि हमें वो चीज को गेन करना है, और कहां से हम गेन कर सकते हैं और क्या हम खा सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको पक्का याद करनी है कि भाई क्या खाने से क्या मिलता है। देखिए, जैसे कैश्यू नट हो गया, ये हो गया हमारे पास में काजू। अब देखो, अगर आप काजू खाते हैं, मान लो 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू खाते हैं तो आपको 18.78% क्या मिलता है, 78 सॉरी ग्राम हमें वो मिलता है, प्रोटीन मिलता है। वहीं आपने अंडा खाया, देखो 100 ग्राम आपके काजू कितने के आते हैं भाई, 100 ग्राम काजू करीब करीब आपके 100 रुपए के हो गए भाई, 1000 रुपए के आसपास, है ना। तो 100 रुपए के आप लेते हैं तो 18.78 लेते हैं ग्राम एनर्जी। वहीं आपने 100 ग्राम मतलब बोले तो 2 अंडे ले लिए आपने, तो आपके 2 अंडे कितने के हो गए, ज्यादा ज्यादा 20 रुपए के हो गए। तो आपने 20 रुपए में कितना किया, 13 पॉइंट एनर्जी लिया, और आपने 100 रुपए में 18 पॉइंट लिया। तो अगर आपने 3 अंडे खा लिए करीब करीब, तो समझो आपको 18 पॉइंट हो गया। नहीं, 30 रुपए में आपने वही एनर्जी ले ली जो काजू खाने वाला ले रहा। सोचेगा मैं तो काजू खा रहा हूं भाई, मैं तो बहुत तगड़ा, वो बहुत प्रोटीन ले रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली टेबल को पढ़ो ध्यान से, कितना देता है वो समझो, और अपने बजट के हिसाब से सेट करो। आइए दोस्तों, आगे नजर डालते हैं। If you look at the current price of foods of animal origin like meat, fish, poultry, you, है ना, तो ये क्या, देखो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट इसने समझा है। यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ दीज आर वेरी कॉस्टली, यानी ये सब बहुत कॉस्टली पड़ता है ना। जैसे मीट फिश नहीं खा सकते हैं, तो आप अपने, जैसे मैंने बताया था आपको टेबल को देख करके, कि आप अपने बजट के हिसाब से फिट करिए। द ओनली एनिमल फूड्स विच आर रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव, जैसे मिल्क हो गया, दूध हो गया, देखो एग्स अंडे हो गए। ये क्या है, नॉन वेज जिसको खाने का शौक है थोड़ा सा, वो एग वगैरह खा के अपनी उसकी पूर्ति कर सकता है। एज द प्रोटीन इन फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर गुड क्वालिटी, वन शुड ट्राई टू इंक्लूड स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज फूड्स इन डेली डाइट। सही है। मिल्क इज ओनली द एनिमल फूड यूज फॉर बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। ये बात हम सब जानते हैं कि दूध ही एक ऐसा आइटम है जिसको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों आसानी से खा पी सकते हैं। ऑल्दो द प्रोटीन कंटेंट ऑफ 100 ग्राम मिल्क इज ओनली 3.2 ग्राम। देखो, अब आप समझो, अगर आप 100 ग्राम दूध पीते हैं तो आपको 3.2 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। नजर डालें एक बार टेबल पे, देखो टेबल ये कहती है, देखो ये रहा दूध आपका। अगर आप मिल्क लेते हैं तो 3.2 ग्राम ही आपको प्रोटीन मिलता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप प्रोटीन की कमी पूरा करना चाहते हैं तो आपको दूध पीने से नहीं होगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि मान लो आपने 100 ग्राम दूध पिया तो आपको 3.2 ही मिला। अगर वहीं आपने थोड़ा कुछ अंडा खाया या दूसरा सामान खाया तो आपको प्रोटीन, कहने का मतलब है, कम दाम में ज्यादा मिल जाएगा। अगर आप दाम देखना चाहते हैं तो सिर्फ प्राइस देखना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप नॉन वेज या वेज हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से डाइट खाएं। मेरा तो सिर्फ इतना है मकसद आपको समझाने का, कि आप कौन से खाने से कितना एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं।
मेरा किसी की डाइट को चेंज करने का कोई मकसद नहीं है कि भाई आप जो खाना चाहें वो आप खा सकते हैं, बट कैलकुलेट करके खाएं कि कितना हमें खाना है, तभी जाके हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी प्राप्त होगी। इट कंटेन प्रोटीन ऑफ वेरी गुड क्वालिटी एंड इज रिच इन लाइसिन, देखो इसमें लाइसिन अच्छा है। हैंस इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क एडेड टू बेसिक इंडियन डाइट ऑफ दाल रोटी, अगर देखो अपने दाल रोटी के अंदर में दूध और मिला दिया तो क्या कहेंगे आप, सोने पर सुहागा कहेंगे, नहीं कहेंगे? कि मतलब जो चीज किसी के अंदर ज्यादा है वो दूसरे के अंदर कम हो सकती है, तो सारा जो एक बैलेंस बन जाता है और एक पर्याप्त जो है डाइट बन जाती है इंसान की। तभी तो बोलते हैं कि यार जैसे आपने चावल एकदम बहुत सारा भर लिया प्लेट में, या रोटी बहुत सारा खा ली तो कि मैं हेल्दी हो जाऊंगा, ताकतवर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपने एक्चुअली उसको सेट करके खाना है। 4 हल्की हल्की चपाती, थोड़ा दूध, थोड़ी दाल, थोड़ा हल्का फल, है ना? तो इस तरह से आप अगर अपनी थाली को सजा के खाते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो डेफिनेटली आप मानिए आपको किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी। पर आप एक ही सामान ज़्यादा ज़्यादा खाते रहेंगे लगातार, तो आप मान के चलिए किसी न किसी की आइटम के आपके अंदर में डेफिशिएंसी हो जाएगी। आगे नजर डालते हैं। ग्रेटली इनहेंसेस द प्रोटीन क्वालिटी ऑफ होल डाइट, वन शुड देयरफॉर ट्राई टू इंक्लूड एट लीस्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क इन डेली डाइट, है ना? नॉन वेजिटेरियन हु कैन नॉट अफोर्ड मीट, यानी देखो नॉन क्लियर लिखा है इसने, नॉन वेजिटेरियन हु कैन नॉट अफोर्ड मीट, यानी वो नॉन वेजिटेरियन आदमी जो मीट नहीं खरीद सकते हैं या खा सकते हैं, जैसे फिश, चिकन, कैन ईट एग्स। कितना ही सिंपल लिखा है इसने, वो अंडा खा के अपना टाइम पूरा कर सकते हैं, मतलब अपना मैनेज कर सकते हैं, उस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं, एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। विच आर चीपर, सस्ता पड़ता है, एज न्यूट्रियस एज मीट, फिश एंड चिकन, यानी जितना मतलब हमें न्यूट्रिशन उससे मिलेगा, किससे? अपना ये जो है मीट से, उससे उतना हमें अंडे से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। सही है ना? अकॉर्डिंग टू टेबल 3.2, पल्सेस, नट्स, ऑयल सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखा, टेबल 3.2 से हमें पता चला है कि दाल, नट्स एंड ऑयल सीड्स क्या है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है इनकी मात्रा में। बट दीज फूड्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, ये बात हम सभी जानते हैं कि ये सब चीजें महंगी आती हैं भाई। दाल वगैरह हो गई, है ना, नट्स वगैरह हो, ऑयल सीड, सब तो महंगा तो है ही आज के टाइम में भी, क्या पहले से महंगा और आज भी महंगा ही है। तो पल्सेस आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन इंडियन डाइट्स, ठीक है? कहने का मतलब है ज्यादातर भारतीय लोग क्या दाल खाना पसंद करते हैं, सही है ना? तो वन कैन ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सीरियल्स प्रोटीन बाय कंबाइनिंग देम विद पल्सेस, है ना? ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क इफ कैन बी अफोर्डेड विल फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। देखो वही बात बार बार दोहरा के कह दी गई है, अगर आप दाल रोटी के साथ में दूध ले लो तो आपकी डाइट पूरी हो जाएगी, इस यही बात को दोहराया गया है। अब नजर डालते हैं हम कि प्रोटीन के एक्चुअली फंक्शन क्या क्या है। मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये बात सही है। एंड प्रोटीन डू नॉट प्ले, ओ सॉरी, प्रोटीन्स डू प्ले, डू नॉट नहीं, डू प्ले रोल इन ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग। आपको याद होगा कि जब हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये टॉपिक आया था हमारे पास में कि ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग का जो काम है वो कौन करता है, एक्चुअली जो एनर्जी कौन देता है। मैंने उस ब्लॉक में आपको अच्छे से पढ़ाया था उस यूनिट में कि भाई क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझ आया है, तो आप उस यूनिट 1 को आप पक्का एक बार देखें तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है एक्चुअली, सही है ना? सम ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आर गिवन बिलो, जैसे नंबर 1 बॉडी बिल्डिंग, दूसरा है हमारे पास में प्रोटीन एज रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, प्रोटीन्स एज कैरियर, एनर्जी गिविंग फंक्शंस। आइए एक एक करके नजर डालते हैं। बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन सप्लाई अमीनो एसिड्स फॉर बिल्डिंग न्यू बॉडी टिश्यूज एंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट टिश्यूज। कहने का मतलब है
कि जब हमारा बॉडी विकास कर रही होती है या हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो कुछ एक टिश्यू जो होते हैं वो हमारे वर्न आउट हो जाते हैं, मतलब पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास बॉडी में नए सेल्स जो है बनते हैं। तो उनको हम बोलते हैं एक्चुअली रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर का। सही है ना। दस दे हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। सही बात है ना। ग्रोथ कहेंगे उसको, मेंटेनेंस मतलब जब नए नए सेल्स बॉडी में आएंगे तो भाई जब बॉडी बढ़ेगी तो ज़्यादा मात्रा में सेल्स चाहिए तो वो ग्रोथ के काम आएंगे। और मेंटेनेंस मतलब जो खराब हो गया उसको रिप्लेस करके नया सेल आ जाता है बॉडी में, वो मेंटेनेंस में आ जाता है। फॉर द कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग फ्रॉम बर्थ, जन्म से लेके टिल अडल्टहुड तक, ए रेगुलर सप्लाई ऑफ डाइटरी प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। मतलब जब से लेके बचपन से लेके जवानी तक, एक्चुअली जवानी तक नहीं, बुढ़ापे तक ही हमें प्रोटीन की जरूरत रहती है, क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस का काम हमारी बॉडी में हर समय चलता रहता है बुढ़ापे तक। ऐसा ना सोचिएगा कि अब भाई बर्थ टिल अडल्टहुड तक ही है ना, उसके बाद भी हमारे पास बॉडी में काम चलता है। दिस डज नॉट मीन दैट प्रोटीन आर नॉट नीडेड व्हेन ग्रोथ सीज। हाँ देखो बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रुक गई तो आपका बॉडी में काम बंद हो गया, ऐसा नहीं है। इवन ड्यूरिंग अडल्टहुड वर्न आउट बॉडी टिश्यूज नीड कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट। अब देखो इसने क्लियर कह दिया है इसी बात को कि भाई कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट चाहिए होता है ना, लगातार बॉडी में रिप्लेसमेंट होते रहता है। दस प्रोटीन आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट लाइफ। बिल्कुल वही सेंटेंस आ गया, थ्रू आउट लाइफ फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। कहने का मतलब है जब पूरी लाइफ, जिंदगी भर क्या होगा, हमारे पास में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का काम चलता रहेगा, जिसके लिए हमें प्रोटीन की परम आवश्यकता है। प्रोटीन्स एज रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। जो प्रोटीन है वो हमारे पास में रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का काम करता है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस essential for the regulation of vital body process। सही है। You are aware of the role of enzymes in process of digestion of food। all enzymes are protein in nature। यानी all जितने भी सारे एंजाइम्स है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। like enzymes, hormones are also chemical substance vital for regulation of metabolism as well as other body process। क्लियर होगा दोस्तों। सम ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, है ना, कुछ एक हार्मोन है जैसे इंसुलिन आर प्रोटीन्स, वो भी प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंटीबॉडीज, जो हमारे पास में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं जो फाइटिंग का काम करती हैं, है ना। तो एंटीबॉडीज जो प्रोटेक्ट करती हैं द बॉडी को फ्रॉम इलनेस। यानी जैसे मान लीजिए हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो गई, मान लो हमें डेंगू के मच्छर ने काट लिया, तो जो कीटाणु हमारे अंदर में आया है, जो बीमारी वाले कीटाणु हमारे अंदर, उनसे लड़ने के लिए जो हमारा काम करेगा वो हमारे पास में, उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज आर ऑल्सो प्रोटीन्स। वो भी हमारे पास में क्या है, प्रोटीन नेचर के ही होते हैं। प्रोटीन्स आर कैरियर्स। देखिए हीमोग्लोबिन, एक्चुअली हीमोग्लोबिन को हम सब जानते हैं एचपी, कि आपने देखो कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो बोला भाई तेरा एचपी कितना आया, तो वही ये हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ये हमारे पास में कैरियर का काम करता है। प्रोटीन, ये प्रोटीन है एक्चुअली, ऑक्सीजन वगैरह को ले जाने लाने का भी काम करता है। आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। नजर डालते हैं पैराग्राफ पर। सम ऑफ प्रोटीन्स एक्ट एज कैरियर एंड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सर्टेन सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी ब्लड के अंदर में जो कैरी करने का काम करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। वन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन कैरियर इज हीमोग्लोबिन। सही है। द रेड कलर्ड प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड। सही है। एक लाल रंग का एक जो है अपने पास में सब्सटेंस, इसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस बॉडी टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू लंग्स। यानी कहने का मतलब है जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो ये क्या करता है, जो हम सांस हमने लिया तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये अपने बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस लाएगा, ताकि हम उसको एक्सेल कर सकें, बाहर निकाल सकें।
एनर्जी गिविंग फंक्शंस, प्रोटीन्स कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन इन द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी। कहने का मतलब है अगर हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट अच्छी मात्रा में नहीं लिया है, यानी हमारी डाइट के अंदर में कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन हमारे शरीर को एनर्जी देगा। और एक ईच ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। यानी लगभग लगभग कार्बोहाइड्रेट भी इतनी ही एनर्जी देता है, यानी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट करीब 4 ग्राम ऑफ अपने पास में ये एनर्जी प्रदान करता है करीब। तो अब क्या बात करते हैं हम आगे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन। यानी इसका प्रोटीन्स का डाइजेशन यानी पाचन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और यूटिलाइजेशन बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है, इस पर नजर डाल। देखिए, डाइटरी प्रोटीन्स चीफली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड स्मॉल एंड लार्ज चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स चेन टू देयर कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स। कहने का मतलब है जो हमारे पास में ये होता है, ये अपना प्रोटीन होता है, ये इसको अमीनो एसिड से मिलके बनता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो ये क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करने का ही काम करता है और अमीनो एसिड्स ब्लड के अंदर में जाता है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सिंस स्लाइवा कंटेन नो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, कहने का मतलब है वो एंजाइम नहीं रखती है जिससे हमारे प्रोटीन का पाचन हो। कौन, सलाइवा। तो क्या होगा फिर, जब सलाइवा के अंदर नहीं होगा यानी मुंह में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। ये बात क्लियर है। कहां होता है फिर, स्टमक में होता है। शुरुआत यानी स्टमक में होती है। आइए नजर डालते हैं। प्रोटीन डाइजेशन मेनली अकर्स इन स्टमक, यानी पेट के अंदर में होता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटी आंत के अंदर में होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई पहली जो शुरुआत है वो स्टमक के अंदर क्या होगी, पेट के अंदर में होगी। देखिए, पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन अपने पास में प्रोटीन को तोड़ने वाला एक एंजाइम है एक्चुअली, जो पेट के अंदर में रिलीज होता है। इसलिए क्या बोला गया है, ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। एक्चुअली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब है जो एंजाइम प्रोटीन पर काम कर सके, दैट इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। जो पेप्सिन हो गया अपने पास में, क्योंकि पेट के अंदर में पेप्सिन पाया जाता है। प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मतलब वही होता है पेट, गैस्ट्रिक जूस मतलब उसके द्वारा, स्टमक के द्वारा रिलीज किया गया जूस। ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर अमीनो एसिड्स चेन। ठीक है, यहां ये क्या करता है, हमारे पास में जो प्रोटीन है उसको स्मॉलर अमीनो एसिड्स चेन में तोड़ देता है। बट पेप्सिन इटसेल्फ कैन नॉट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी अगर हम कहें कि सिर्फ पेट के अंदर में ही प्रोटीन का सारा डाइजेशन हो जाता है तो कहना गलत होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, वो बड़े बड़े प्रोटीन्स को थोड़े छोटे छोटे प्रोटीन्स में तोड़ देता है। यानी जैसे मान लो एक में 10 प्रोटीन है, मान लो 10 का या 20 का वो बना हुआ है अमीनो एसिड का एक चेन, तो वो हो गया मान लो प्रोटीन। उसको क्या किया, 2 में तोड़ दिया, यानी 5-5 में कर दिया और उसके बाद आगे भेज दिया, वनी वो चला गया फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पार्शियली ब्रोकन डाउन प्रोटीन्स, यानी पूरा पाचन तो नहीं हुआ ना भाई। अगर सिंगल सिंगल पीस बनेगा अमीनो एसिड का तो ही तो बोलेंगे कि वो ब्लड के अंदर जाएगा। जब 2-2, 3-3, 4-4 का जोड़ा बना रहेगा तो कैसे ब्लड के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसको बोलेगा पार्शियली ब्रोकन डाउन प्रोटीन फ्रॉम स्टमक आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में चला जाता है, वेयर फर्दर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, यानी 2 स्टेप्स के अंदर में उसका आगे डाइजेशन होता है। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो क्या होता है उस पर नजर डालते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन टू स्मॉलर अमीनो एसिड्स चेन। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कहता है ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स चेन टू अमीनो एसिड्स। देखिए, देयर आर सेवरल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कॉल्ड प्रोस्टिएसिस। कहने का मतलब है ये क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, यानी जो प्रोटीन पर काम करते हैं। ये क्या करते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, विच एक्ट ऑन पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टमक से पार्शियली जो डाइजेस्टेड प्रोटीन आते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉलर, इवन मतलब इसमें छोटी छोटी चेन में बदल देते हैं अमीनो एसिड्स के, एकदम छोटे छोटे 2-2, 3-3 का जोड़े में बदल देते हैं, 4-4 के जोड़े में बदल देते हैं। बड़े बड़े को तो पेट में टूट जाते हैं, उसके बाद और छोटा छोटा इसको अपना इसमें कर देते, ये प्रोस्टिएसिस
एंजाइम कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, फाइनली अदर काइंड ऑफ प्रोटीलाइटिक एंजाइम कॉल्ड पेप्टाइडेसिस। ये है, ये काम क्या करता है, ये इसको बिल्कुल सिंगल चेन में बता देता है, यानी सिंगल सिंगल उसमें बना देता है। एक्ट ऑन अमीनो एसिड्स, चेन पर अटैक करता है एंड कन्वर्ट देम इनटू कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स, यानी उनको सिंगल सिंगल पीस बना के छोड़ देता है और इसके बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने का काम कर देते हैं। आफ्टर डाइजेशन, यहाँ डाइजेशन हो गया यानी वो सिंगल सिंगल पीस अमीनो एसिड हो गया, तो अमीनो एसिड्स आर कैरिड बाय ब्लड टू लीवर, यानी वो क्या होता है, ब्लड उनको सबसे पहले लीवर में लेके जाता है। हेयर अमीनो एसिड्स आर यूज्ड इन 3 वेज, यानी यहाँ अमीनो एसिड का 3 तरीके से इस्तेमाल होता है। कैसे भाई, सम ऑफ देम, देखो सम ऑफ देम आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, यानी ब्लड के अंदर में अपने भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ग्लोबुलिन आपने सुना होगा नाम। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन्स ब्लड के अंदर में होते हैं, या तो उससे उनका निर्माण हो जाएगा या फिर सम ऑफ उनमें से कुछ रिटेन्ड इन लीवर, कुछ लीवर के अंदर ही रह जाएंगे अमीनो एसिड्स, एंड रेस्ट कुछ बचे हुए ब्लड में फ्री घूमते रहेंगे ऐसे ही एज ए अमीनो एसिड की फॉर्म में। सम ऑफ अमीनो एसिड्स रिमेन इन सर्कुलेशन एंड अदर आर टेकन बाय बॉडी टिश्यू फॉर प्रोटीन सिंथेसिस वेर एवर नीडेड, यानी हमारे बॉडी के अंदर जैसे मैंने बताया आपको कि प्रोटीन बनते रहते हैं, तो उनको क्या करता है वो उसमें से वहां पे यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। इट मस्ट बी एम्फेसाइज हियर दैट ओनली प्रोटीन्स ऑफ गुड क्वालिटी आर मैक्सिमली यूटिलाइज्ड बाय बॉडी फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑन प्रोटीन। ठीक है, समझ में आ गया, बॉडी अपने भी प्रोटीन के इस्तेमाल के लिए उनको इस्तेमाल कर लेती है अमीनो एसिड्स को। फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लाइक मिल्क मीट है प्रोटीन ऑफ गुड क्वालिटी। समझ में आया, जो फूड है हमारे पास में एनिमल ओरिजिन का, यानी मिल्क हो गया, मीट हो गया, है ना, ये हमारे पास में गुड क्वालिटी ऑफ क्या है, प्रोटीन है। दिस इज बिकॉज एनिमल प्रोटीन्स हैव राइट प्रोपोर्शन एंड अमाउंट ऑफ ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कहने का मतलब है जितना भी हमारे पास में एनिमल फूड आता है उसके अंदर में जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो राइट मात्रा में होते हैं, जितने चाहिए उतने होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। यानी अगर हमें प्रोटीन सही मात्रा में लेना है तो एक्चुअली नॉन वेज वाले को वो आसानी से मिल जाता है, और वेज वाले को मिक्स करके खाना पड़ेगा, जैसे दाल चावल दलिया ऐसे करके खाने से भी उसको भी पूरी मात्रा में प्राप्त होगा। फूड ऑफ ओरिजिन यानी प्लांट ओरिजिन ऑन द अदर हैंड लाइक व्हीट राइस पल्सेस हैव प्रोटीन पुअर क्वालिटी। देखो क्लियर दिखाया उसने कि भाई जो ये इसके अंदर में पुअर क्वालिटी में होता है, यानी कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, बिकॉज दे आर जनरली लेक इन वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर वाले इसमें बताया था इसी वीडियो में ऊपर वाले पैराग्राफ में कि किसी में एक होता है किसी में दूसरी चीज नहीं होती है, जैसे लाइसिन था मिथियोनिन नहीं था, तो यही सारी चीजें हमारे पास में हो जाती हैं, मिथायोनिन वगैरह ऐसे कुछ की डेफिशिएंसी होती है और कुछ की हमारे पास में भरपूर मात्रा होती है। आइए दोस्तों आगे नजर डालते हैं। यहां हमने कंप्लीट कर दिया है अपना प्रोटीन चैप्टर, प्रोटीन को कंप्लीट किया। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाता हूं थोड़ा सा सॉरी, ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और आपको समझने में दिक्कत ना आए। आइए दोस्तों नजर डालते हैं फैट पर। फैट एक्चुअली क्या है, देखिए फैट्स जो है हमारे पास में लाइक कार्बोहाइड्रेट आर कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कहने का सेम है भाई, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, सही है, इसके अंदर भी कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर तो वो सारी चीजें हैं जो भाई कार्बोहाइड्रेट के अंदर थी और अपने पास प्रोटीन के अंदर भी थी, सेम फैट के अंदर भी वही सारी चीजें। हाउएवर फिर भी दे डिफर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, फिर भी सेम होते हुए भी ये कार्बोहाइड्रेट से स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज में डिफर करता है, अलग है। द टर्म फैट इंक्लूड्स फैट एंड ऑयल्स विच आर ग्रेसी इन फील एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। कहने का मतलब है ये इनसॉल्युबल इन वाटर यानी पानी में नहीं घुलता है, ग्रेसी ग्रेसी होता है, थोड़ा सा चिकना टाइप में होता है, ऐसे ऐसे उंगली से एक दूसरी उंगली के बीच में लगा के घिसेंगे तो थोड़ा चिकनापन सा फील होगा इसमें, ये होता है हमारे पास में फैट, उसको हम
फैट बोल सकते हैं। इन एडिशन टू फैट एंड ऑयल्स देर आर सर्टेन फैट लाइक सब्सटेंस विच एज कोलेस्ट्रॉल, है ना, सच एज कोलेस्ट्रॉल। कहने का मतलब है फैट की तरह और ऑयल की तरह एक सब्सटेंस होता है दूसरा जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों बात करते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द केमिकल नेचर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। एक्चुअली ये बनता कैसे है, अगर हम इनका केमिकल कंपोजिशन देखें इसका भाई कि ये कैसे है, तो ये एक्चुअली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। यानी 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल अगर मिल जाता है हमारे पास में तो एक फैट का निर्माण हो जाता है, और फैट के मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल बन जाता है। आइए दोस्तों नजर डालते हैं। द फैटी एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ ए चेन ऑफ कार्बन एटम विद अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो सबको पता है, बता ही दिया था भाई कार्बन भी है उसके अंदर में, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये तो है ही है। सम ऑफ कॉमन फैटी एसिड्स आर पाल्मिटिक, स्टेटिक, और ये सारे आप इन पे आसानी से देख सकते हैं। द फैटी एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ, यानी इनकी चेन की लेंथ के हिसाब से इनको क्या किया गया है, हमारे पास में 3 भागों में बांटा गया है। देर आर शॉर्टर चेन फैटी एसिड्स 10 और फीवर 10 कार्बन, फीवर मतलब होता कम, यानी 10 से कम, या तो 10 हो या 10 से कम कार्बन एटम्स हो, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्या बोलेंगे, 12 हो या फिर 12 से ज्यादा आइटम हो, यानी 20 तक हो। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड किसको बोलेंगे, 20 कम से कम हो या फिर उससे ज्यादा वाले कार्बन एटम्स हो, उसको हम बोलेंगे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। ए फैटी एसिड चेन इज स्पेसिफाइड चेन लेंथ इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैज ए फिक्स्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए जैसे एक कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, अगर वो उतने उसमें अटैच हैं, ठीक है ना, जितने उसमें अटैच हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। यानी वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, थोड़ा स्टेबल होगा अपनी जगह पर। और जहां मान लो बीच से हाइड्रोजन के जो एटम्स कम है, एक चेन में मान लो आपने एक चेन बनी भाई, उसके अंदर मान लो एक कार्बन के साथ में 4 मान लो हाइड्रोजन अटैच है, कहीं एक अटैच है, कहीं 2 अटैच है, कहीं है ही नहीं अटैच, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो बिल्कुल साधारण भाषा में समझते हैं। हैव द कैपेसिटी ऑफ एकोमोडेट मोर हाइड्रोजन एटम्स, है ना, पर सम हाइड्रोजन एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम द कार्बन चेन, कार्बन चेन से मिस है कुछ, तो उसको हमने अनसैचुरेटेड बोल दिया। देयर आर 2 फैटी एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। देखो हमारे पास 2 फैटी एसिड्स हैं जो हमारे पास में बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं। दीज फैटी एसिड हैव टू बी प्रोवाइडेड डाइट, यानी जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते हैं फैटी एसिड, उनको हम क्या करते हैं, बाहर खाने से लेते हैं, यानी हम खाना खाते हैं तो उससे हमें वो प्राप्त करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है दोस्तों। देर आर लिनोलेनिक, देखो लिनोलेनिक हो गया एंड लिनोलेक हो गया, ये हमारे पास एसिड वो हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। बोथ दीज फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड नेचर, ये अनसैचुरेटेड नेचर के होते हैं, यानी ये इनके अंदर क्या है, पूरे हाइड्रोजन जो पूरी तरह से नहीं है, कुछ कम होते हैं, यानी अनसैचुरेटेड नेचर के होते हैं। यू मे रिकॉल दैट फैट्स एंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अपना जो फैट है उसके अंदर में एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होंगे। इनफैक्ट ए मॉलिक्यूल ऑफ फैट और ऑयल हैज 3 फैटी एसिड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। सही है, दिस इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। इसको हमने क्या बोला है, ट्राइग्लिसराइड। यानी फैट का अगर हम छोटा सा पार्ट बोलें कि सबसे छोटा फैट के अणु को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। क्लियर होगा। फैट एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी ट्राइग्लिसराइड, समझ में आ गया ना। फैट्स और ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी ट्राइग्लिसराइड, बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड मिलेंगे तभी तो जाके फैट बनेगा। देखो ये रहा, ई की फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। देखो ये रहे हमारे पास में 3 फैटी एसिड और एक एरा ग्लिसरॉल, तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। लेट्स नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। अगर हम फैट्स एंड ऑयल्स के ही डिफरेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, देखिए
बोथ फैट एंड ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई तीनों के जो है 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलके अपना एक ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो ये दोनों तो ट्राइग्लिसराइड होते ही हैं फैट और ऑयल्स के अंदर में, बट फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा होगा जो फैट होती है वो रूम टेम्परेचर, यानी हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं जो अपना साधारण टेम्परेचर होता है, ना गर्म ना ठंडा। गर्म मतलब आपने किसी चीज को हीट पर रखा और हीट पर रख के वो चीज गर्म हो गया। जैसे दूध लिया आपने, मान लो दूध को आपने गैस पर रखा, गर्म कर दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसको बोलेंगे हम भाई वो हीट है, हाई टेम्परेचर है। फ्रिज में रख दिया, ठंडा कर दिया, वो लो टेम्परेचर कर दिया। नॉर्मल रखा है हवा में ऐसे ही, मतलब बाहर, उसको बोलेंगे हम रूम टेम्परेचर। समझ में आ गया दोस्तों? तो फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि अगर घर में घी रखा रहता है, आपने देखा होगा घी एंड बटर, मक्खन, और ये घी आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर घर में रखा हुआ, तो आपने देखा होगा सेट रहता है, मतलब तरल नहीं रहता है। तो उसको हम बोलते हैं हमारे पास में कि भाई वो सेट है। क्यों रहता है? उसके अंदर में हैव ए हायर प्रोपोर्शन टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं, इसलिए वो स्टेबल होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखें तो मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। जैसे मस्टर्ड ऑयल होगा, है ना, सरसों का तेल वगैरह हो गया, ग्राउंड नट वगैरह हो गया, तो ये सारा, जैसे कोई भी ले लो, मूंगफली का तेल ले लो, तिल का तेल ले लो, कुछ भी ले लो आप, जो थोड़े से अपने उसमें होते हैं, ये रूम, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और अपने पास में ये स्टेबल नहीं होता है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं फूड सोर्सेस, कि भैया हमें मिलता कहाँ से है। फूड सोर्सेज ऑफ फैट ऑयल्स इंक्लूड ऑल कॉमन फैट्स एंड ऑयल्स लाइक घी, वनस्पति, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, सोया ऑयल, कोकोनट ऑयल। दे आर ऑलमोस्ट 100% फैट। इनको हम ऐसा मानेंगे इनके अंदर में 100% फैट होता है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। द पर्पज ऑफ फैट इज ऑल्सो एविडेंट इन अदर फूड स्टफ्स लाइक मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड, पनीर, खोआ, नट्स, ऑयल सीड्स, आलमंड, ग्राउंडनट, है ना, ये जितने भी आइटम हैं ये सारे क्या होते हैं? फैट रिच फूड्स बोले जाते हैं, फैट रिच, और दे हैव 8 to 50% ऑफ फैट इन दैम। समझ में आ गया? अब देखो फैट रिच फूड की लिस्ट क्या है, देखो ये आप पढ़ेंगे। आलमंड, कैशूनट, ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड सीड्स, ये सारा पढ़ने के बाद में आपको समझ आएगा कि अगर हम 100 ग्राम ये सामान खाते हैं, अगर हम बादाम 100 ग्राम खाते हैं तो हमें कितने ग्राम वो मिलता है फैट? 58.49 ये हमें मिलता है यहाँ से, कितने ग्राम। तो हमें देखना है कि हम किस हिसाब से कौन सी क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं, कौन सा माल हम खरीद सकते हैं, कितना हम खा सकते हैं, सारी चीजें आप यहाँ से देख के एनर्जी पता करेंगे कि भाई हमें कितने ग्राम फैट प्राप्त हो। आइए दोस्तों आगे नजर डालते हैं। यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट फैट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज। कहने का मतलब है आप सबको बहुत अचंभा होगा इस बात देख करके कि फैट बहुत ही वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में होता है इन ऑल फूड स्टफ्स। कैसे? इवन फूड लाइक जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस, फ्रूट्स हैव फैट इन देम माइन्यूट क्वांटिटीज, है ना। इसके अंदर फैट कहाँ होता है? आपने देखा रोटी में कहीं फैट होता है? दाल, फ्रूट्स, फल वगैरह में कोई फैट वैट नहीं होता है। दीज फूड्स कंट्रीब्यूट ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फैट टू इंडियन डाइट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटी, इसलिए ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं क्योंकि अंदर फैट वगैरह ज्यादा होता नहीं है। फंक्शंस की बात करें, अगर हम फैट के फंक्शंस की बात करें, भाई फंक्शंस क्या है? इन टर्म द टर्म फैट मे बी एसोसिएटेड इन योर माइंड विद ए सब्सटेंस विच इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, है ना। हमने देखा होगा आपको कि भाई हम सोचते हैं कि अगर हमने फैट खा लिया, घी खा लिया, तो हम बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा दिल ब्लॉक हो जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये सब बेकार की बातें। देखो एक तो मैंने एक लाइन को हाईलाइट किया हुआ, दिस इज ए नेगेटिव व्यू अबाउट द फैट, यानी ये फैट को सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश कह सकता हूँ कि एक्चुअली ऐसा है नहीं। क्योंकि देखो जब आप खाते हैं, अगर आप सही मात्रा में चीज खाते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर टेबल में दिखाया कि अगर आप देखो आपको कितनी क्वांटिटी आपकी बॉडी को चाहिए और कितना आप खाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे को मान लो
एक एक बात बोल रहा हूँ, मान लो हमको 1000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए किसी काम को करने के लिए, आपने खा लिया 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी, तो भैया आप तो मोटापा आपके सारे बदन पे छाएगा ही छाएगा। 1000 चाहिए, आप 1000 ग्राम ही खाओ ना एनर्जी। देखो भला आपको बिल्कुल भी अगर आपका वेट बढ़ता है या कुछ होता है, चाहिए कितना खा जाते हो, कुछ पता होता नहीं डाइट के बारे में, क्या खाना है नहीं खाना है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ एज ए डाइटिशियन के लिए बोल रहा हूँ कि मतलब आपको डाइट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वी आर स्टडिंग कि कैसे हमें डाइट को कंट्रोल करना है, क्या खाना है और क्या खाना नहीं चाहिए। यही सारी चीजें, हमारा मकसद ही यही है इन वीडियो को देखने का और समझने का। फैट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन बॉडी। देखो क्लियर लिखा हुआ, फैट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसकी हमारे शरीर को बहुत जरूरत होती है, वो हमें खाना चाहिए। प्रॉब्लम्स कब आती हैं? ओनली इफ यू एक्सेसिव अमाउंट, जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में खा जाते हैं। मोर देन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, जरूरत से ज्यादा आप खा लेंगे तो आपको ये दिक्कत आएगी। यू वुड रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट फैट्स इन योर बॉडी गो थ्रू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कहने का मतलब है आप अगर सही मात्रा में खाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम बात करते हैं द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास में, सेटाइटी वैल्यू है, इंसुलेशन एंड पैडिंग, सोर्स ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड्स, कैरियर ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन्स। एक एक करके नजर डालते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? देखो आपने देखा होगा जब हम अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या प्रोटीन लेते हैं तो हमें करीब करीब 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। पर यहीं आप देख रहे हैं कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ फैट खाते हैं, सॉरी, ईच ग्राम ऑफ फैट खाते हैं तो हमें कितना मिलता है? अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कहने का मतलब है कि दोनों से दुगनी मिलती है। दिस इज ए मोर देन डबल से भी ज्यादा है अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। मतलब अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, 1 ग्राम प्रोटीन खाया, जितनी उन दोनों से एनर्जी प्राप्त होगी उससे ज्यादा कहीं आपको 1 ग्राम ऑफ फैट से प्राप्त हो जाएगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें कितना खाना है फैट, क्योंकि हमें उससे एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है। अगर आपने फैट खाया है तो फिर बर्न भी उसको उस हिसाब से करना है, तब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यूजुअली आमतौर पे क्या होता है? ओनली ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ फैट इज यूज्ड टू मीट द एनर्जी नीड ऑफ बॉडी। यानी हम थोड़ा सा भी अगर हम फैट वगैरह खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त हो जाता है। मोस्ट ऑफ द एक्सेस फैट इज स्टोर्ड इन बॉडी स्पेसिफिक टिश्यू कॉल्ड एडिपोज टिश्यूज। कहने का मतलब है अगर हमने बहुत ज्यादा वो ले लिया, फैट ले लिया, और हमने उस फैट को बर्न नहीं किया, यानी हमने कोई काम नहीं किया, यानी घी पिया और खा के सो गए हम सीधा, तो क्या होगा? वो हमारे एडिपोज टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। एक्चुअली एडिपोज टिश्यू कहां कहां पर पाए जाते हैं हमारे पास में? एब्डोमन रीजन में पाए जाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा पेट फूलता है, आपने देखा होगा पेट बाहर की तरफ निकलता है। एक्चुअली जो स्किन है उसके लेयर के अंदर में क्या होता है? एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू क्या हो जाता है? स्टोर कर लेते हैं फैट को और आदमी मोटा शुरू हो जाता है। एक बार स्टोर होना शुरू हो जाए तो फिर बर्न करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। स्टाइटी वैल्यू, संतुष्टि वैल्यू, आपने देखा होगा जैसे मैंने आपको फाइबर्स के बारे में पढ़ाया था कि उसके अंदर भी स्टाइटी वैल्यू होती है, फैट के अंदर भी स्टाइटी वैल्यू होती है। कैसे? आपने थोड़ा सा देखो क्या किया आपने, घी में मान लो, बात बोल रहा हूँ, घी में थोड़ा सा आपने कुछ मिला के खा लिया तो आप देखेंगे आपने 1 कटोरी खाया, आपको भूख नहीं लगी दोपहर तक हुई। जबकि रोटी आपने सुबह 4-5 खाई थी, दोपहर को फिर 4-5 रोटी की भूख लग गई। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जो उस जो सेटाइटी वैल्यू है, मतलब तृप्ति वैल्यू है, वो ज्यादा हो जाती है। आइए समझते व्हाट हैपन व्हेन यू कंज्यूम फैट रिच डाइट। यानी क्या होता है जब हम जो फैट रिच डाइट लेते हैं। इनफैक्ट एज यू वुड हैव नोटिस्ड यू फील फुल, है ना, एंड डू नॉट फील हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर आप एक बार खा लेते हैं तो बहुत समय तक भूख नहीं लगती है आपको। दिस इज बिकॉज ये किस वजह से? फैट रिमेन्स लॉन्गर इन स्टमक एंड टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट। कहने का मतलब है ये इस वजह से होता है कि भाई जो फैट होती है उसके पाचन में बड़ा लंबा टाइम लगता है और वो पेट में ऐसे रखा रहता है सामान। अगर आप उसको बर्न करना चाहते हैं तो आपने एनर्जी से काम करना पड़ेगा, ताकत से काम करना पड़ेगा, अच्छे से भाग दौड़ करना पड़ेगा, तो ये सब बर्न होगा और वो सब आपके क्या है? ग्रोथ में मदद करेगा। हेंस
लाइक फाइबर फैट्स ऑल्सो गिव ए स्टाइटी वैल्यू, जैसे मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था। इंसुलेशन एंड पैडिंग, कहने का मतलब है इंसुलेटर आपने को जानते होंगे। इंसुलेटर क्या काम करता है कि भाई किसी चीज को, जैसे मान लो इंसुलेटर आप सब लोग समझते हैं ना, कैसे समझाऊं मैं आपको। मान लो दो चीज के बीच में हमने एक आइटम लगा दिया जो कि इधर उधर उसके फ्लो को रोकेगा आने जाने को, तो हम इंसुलेटर बोलते हैं। यू हैव रीड दैट, आइए पैराग्राफ से समझते हैं। यू हैव रीड दैट फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एडिपोज टिश्यू, ये सब हमने पढ़ा अभी इससे ऊपर के पैराग्राफ में, कि जो होता है फैट जो होता है वो हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, हमारे पेट की जो बाहर वाली स्किन है, पेट की जो स्किन है उसके अंदर टिश्यू होते हैं एडिपोज टिश्यू एट स्पेसिफिक प्लेसेस। लेयर ऑफ स्टोर्ड फैट अंडर द स्किन एक्ट एज इंसुलेटर एंड कीप द बॉडी वार्म, कहने का मतलब है वो अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देते और बाहर के टेम्परेचर को ज्यादा अंदर फील नहीं होने देते, यानी वो इंसुलेटर का काम करता है। क्या फैट, द लेयर ऑफ फैट इज ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड द वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी, यानी वाइटल ऑर्गन क्या होते हैं, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, ये सारी चीजें हमारे वाइटल ऑर्गन्स में आते हैं। तो लाइक किडनी एंड हार्ट, ये सारी चीजों पे क्या होता है, हमारा फैट काम करता है। दिस सर्व्स एज पैडिंग एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अगेंस्ट इंजरी, कहने का मतलब है जो हमारे अंदर के विसरा ऑर्गन है, जो वाइटल ऑर्गन्स अंदर, उनके आसपास में क्या होता है, हमारे पास फैट होता है जो उसको बाहर के ट्रॉमा से बचा देता है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। फैट सर्व्स एज सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, यानी हमें कहां से मिलता है जो है अपने पास में फैटी एसिड्स जितने, वो सारे हमें फैट खाने से ही प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट। कैरियर ऑफ फैट सोलुबल विटामिन, देखिए हमें पता होगा हमारे पास कुछ विटामिन होते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, यानी जिनकी मात्रा में कम जरूरत में होती है। कम जरूरत में बोले तो जिनको हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो हमारे पास विटामिन हो गई, और कुछ एक विटामिन एक्चुअली क्या होता है ना, विटामिन हमारे पास में डायरेक्ट ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं हो सकती, वो क्या होती है हमारे पास में फैट के साथ में फैट सोलुबल विटामिन होती हैं, यानी फैट के साथ में घुल जाती हैं और बॉडी के अंदर में चली जाती हैं। तो फैट ये काम भी करता है, यानी फैट सोलुबल विटामिन में के साथ में ब्लड में एब्सॉर्ब करके काम करने का काम ये होता है। देयर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है, किनका, विटामिन का, फैट की मदद से। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन कैसे होता है फैट का। देखिए इन, अब हम इस पर तीनों पॉइंटों पर नजर डालते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फैट आर ब्रेक डाउन टू देयर कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। यहां अब हम समझते हैं हमारे पास में जो फैट डिवाइड होता है वो किस किस में डिवाइड होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। अब मैंने आपको ऊपर याद होगा एक बार आपको बताया था कि भाई हमने हमारे पास में प्रोटीन्स किस किस में डिवाइड होता है, एक्चुअली अमीनो एसिड में डिवाइड होता है, याद है ना आपको। तो ऐसे ही ये किस में डिवाइड होता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। द टू एंजाइम्स विच एड इन डाइजेशन ऑफ फैट आर कॉल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब ये एक्चुअली पेट में इसका डाइजेशन होता है, स्टमक रिलीज करता है गैस्ट्रिक लाइपेज। एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज कौन रिलीज करता है, पेनक्रियास रिलीज करता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एंजाइम एक्शन फैट नीड्स टू डिस्पर्स मिक्स्ड विद वाटर एंड आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, कहने का मतलब है ये हमारे पास में जो लीवर से निकलने वाला बाइल जूस है उसके साथ में मिक्स होकर के ये क्या करते हैं, ये हमारे पास में डाइजेस्ट हो जाने का काम करते हैं। द फैट ड्रॉपलेट्स कैन डिस्पर्स इन लिक्विड digestive juice and are easily upon by enzyme since bile is not present in stomach। एक्चुअली सब जानते हैं हम बाइल जो है स्टमक में नहीं होता है, यानी बाइल जूस जो होता है लीवर रिलीज करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। तो वहां पर जो है इनका स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन हो जाता है, जहां पे पेनक्रियाटिक जूस वगैरह सब अपना काम करता है, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस भी अपना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो कहने का मतलब है जो इसका फैट का डाइजेशन है वो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और कैसे, जो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स होते हैं इनको क्या होता है, ये जो मिसल्स क्या होता है, एक्चुअली मिसल्स होता है हमारे पास में,
जो फैट से निकलने वाला बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन बाय डिस्पर्सिंग द फैट्स इनटू स्मॉल एंड टिनी वाटर सॉल्युबल यूनिट्स। यानी मतलब बाइल साल्ट के साथ में मिलकर के ये मिसल्स के फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारे पास में इजीली इंटेस्टाइनल सेल के अंदर में इंटर कर जाते हैं। फिर इसके बाद में इंटर करने के बाद में क्या होता है, ये हमारे पास सीधा ब्लड में नहीं जाता है एक्चुअली, समझते हैं कैसे करता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल देन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइनल सेल टू ब्लड सर्कुलेशन, दे डू नॉट ट्रेवल डायरेक्टली टू ब्लड स्ट्रीम। देखो ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है, फर्स्ट एंटर करता है इनटू नेटवर्क ऑफ वेसल्स, यानी लिम्फ वेसल्स में पहले जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या करता है, देन फैटी एसिड्स फ्रॉम लिम्फ वेसल एंटर इनटू हार्ट, फिर हार्ट में जाता है, एंड फ्रॉम देयर मूव इनटू ब्लड, फिर उसके बाद ब्लड में जाता है। ब्लड देन कैरीज देम आइदर टू एडिपोज टिश्यूज वेयर दे आर स्टोर्ड एज concentrated source of energy or to cell where they broken down provide energy। समझ में आ गया। आगे दोस्तों बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल क्या है, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज ए फैट लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड। सही है, फैट की तरह ही होता है बट इट इज डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड, यानी ट्राइग्लिसराइड से अलग होता है, यानी फैट और ऑयल से थोड़ा सा अलग होता है कोलेस्ट्रॉल। एनिमल फूड्स लाइक मिल्क, एग, ऑर्गन्स, मीट, घी, बटर, क्रीम, ऑल आर रिच सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इन सब के अंदर में कोलेस्ट्रॉल होता है। प्लांट फूड्स लाइक वेजिटेबल्स, ये जितने भी प्लांट फूड्स के में किसी के अंदर भी क्या नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अब देखा हो कुछ कंपनीज हमको बेवकूफ बनाती हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट के अंदर में आपको कोलेस्ट्रॉल जीरो है। देखिए, मिसलीड द जनरल पब्लिक बाय मेकिंग क्लेम टू देयर प्रोडक्ट डू नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल्स। एक्चुअली होता यह है कि नन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है दोस्तों, उनके बहकावे में नहीं आना है, वेजिटेबल्स के अंदर में कोई कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी। क्या है ये, क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी सेल्स, यानी बॉडी सेल्स की जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए मदद होती है। द ब्रेक डाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय लीवर प्रोड्यूस बाय बाइल साल्ट, जैसे हमने ऊपर बताया था भी इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में कि लीवर से निकलने वाले बाइल साल्ट है जो, उसकी मदद से ही कोलेस्ट्रॉल इसका अपना पाचन होता है, तो यहाँ पे ये इसका ब्रेक डाउन होता है। द बाइल साल्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, है ना। सम विटामिन, कुछ विटामिन की भी उसमें मदद करता है। बाकी ज्यादा जानकारी हम विटामिन के बारे में अगले ब्लॉक में जानेंगे क्योंकि वो सिर्फ विटामिन के लिए ही है। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ मेनी हार्मोन्स इन बॉडी, यानी कोलेस्ट्रॉल हमारे पास में बहुत तरह के हार्मोन्स को बनाने के लिए भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये यूनिट अब इसी समय कंप्लीट होती है। मैंने दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाता हूं कि ताकि आपका भी समय बचे और आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बना दूंगा, फिर मैं आपको उसको तसल्ली से उस पॉइंट को समझा दूंगा। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग।